मेरा फिर से आपसे यह सवाल है, आपका क्या मतलब है जब आप यह कहते हैं कि स्पेसिफाइड अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम द प्रेस रजिस्ट्रार? कल कोई भी सरकारी अधिकारी, क्या डीएम को आप यह इख्तियार दे डालेंगे, क्या कलेक्टर को आप ये इख्तियार दे डालेंगे कि जा किसी पत्रकार के ऑफिस के अंदर जाओ, तुम्हारे खिलाफ लिख रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट्स देखो, चेक करो, बराबर से प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कॉपीज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आप क्यों लाना चाहते हैं, जबकि प्रेस रजिस्ट्रार की ये पूरी मौलिक जिम्मेदारी है कि उसको वो अच्छी तरीके से निभाए। मैं मंत्री जी आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कोविड आया, कोविड के अंदर कई सारे लोगों की जान गई, और आज भी मैं ये मानकर चलता हूं कि इस देश के अंदर हर मरने वाला इंसान कोविड से नहीं मरा था। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज कितनी खराब थी, इसकी वजह से मरा था, वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चोट अगर कोविड के बाद किसी के ऊपर हुई तो वो अखबारों के ऊपर हुई। सर्कुलेशन घट गया तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू घट गया। अब ऐसे हालात के अंदर ये आपकी और सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन अखबारों को जिंदा कैसा रखा जाए। तो आपने क्या किया कि डीएवीपी का जो बजट 800 करोड़ रुपए का था उसको 160 करोड़ रुपए के ऊपर लेकर आ गए। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो उर्दू भाषिक जो अखबार निकलते थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप ये आंकड़ा ये बताएं देश को कि कोविड के बाद कितने अखबार, कितने रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, चाहे वो मराठी के अखबार हो सकते हैं, चाहे वो उर्दू के अखबार हो सकते हैं, या कन्नड़ा, तेलुगु, कोई भी भाषा के जो अखबार थे, कितने अखबार बंद हो चुके हैं। और ये दुनिया भर में हुआ, लेकिन दूसरे कंट्रीज ने अपने अखबारों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपना पैकेज दिया, एडवर्टाइजमेंट्स का उनको ये बजट उनको बढ़ा कर दिया है। हमने उल्टा बजट हमने घटा दिए है। दूसरी बात यह है कि अगर ये रीजनल लैंग्वेजेस खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो आपकी जो सरकारी स्कीम्स है कि हम अगर जीत कर आ गए मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर, तो इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के अंदर 1120 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर लेगा, लेकिन मोदी की गारंटी राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर है कि अगर हम जीत कर आ गए तो हम 450 रुपए में देंगे। ये लोगों तक आपको पहुंचाना पड़ेगा, और वो रीजनल लैंग्वेजेस के जरिए ही। अगर रीजनल लैंग्वेजेस के वर्नाकुलर डेलीज अगर खत्म हो गए, बंद हो गए, तो आप सरकारी स्कीम्स वहां पर कैसे पहुंचा सकते हैं? इसके अंदर पब्लिशर और प्रिंटर का भी जिक्र किया गया है। मंत्री जी एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय आप सुनिए, मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर एक लड़की पिछले कई सालों से रिसर्च कर रही थी पीएचडी के लिए। वो रिसर्च करी, उसको पीएचडी मिल गया। जो उसकी थेसिस थी वो थेसिस किसी ने चुरा ली, उसकी बुक बनाई, ना उस बुक के ऊपर ना पब्लिशर का नाम है ना प्रिंटर का नाम है। और आप हैरान होंगे, ये बुक मेहनत बेचारी उस बच्ची ने की, और वो बुक पूरे दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल लेवल के बुक स्टोर्स है, जिसके अंदर अमेज़न है, वॉलमार्ट है, ईबे है, वर्ड टू वर्ड उस बच्ची का थीसिस कॉपी करके उन्होंने एक किताब बनाए। उस किताब के अंदर ना पब्लिशर का नाम है ना प्रिंटर का नाम है, और ये बुक 5,000 रुपये से 10,000 रुपये आज भी वेबसाइट के अंदर। वो बच्ची बेचारी जब पुलिस के पास गई, कॉलेज में गई, यूनिवर्सिटी में गई कि ये मेरी मेहनत है, एक एक वर्ड टू वर्ड पूरा कॉपी करके, तो पुलिस को खुद नहीं पता है कि हम वॉलमार्ट तक कैसा पहुंचे, हम अमेज़न तक कैसा पहुंचे। तो इसके बारे में ये जो कॉपी राइट जो है, वो कॉपीराइट अगर कोई पब्लिशर ऐसे ही कर देगा, बेचारी बच्ची का मेहनत यहां से खत्म हो जाएगी। दूसरा ये है, मैंने जैसा आपको ये बताया है, अभी एक साहब ने कहा कि कुछ अखबार जो है वो संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्हें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी पत्रकार था, लेकिन पहले हमारे संसद सदस्यों ने भी ये सोचना चाहिए कि संसद के अंदर क्या हम संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, ये भी आपने बताना चाहिए। इस बिल के अंदर मैं मंत्री जी आपसे पूछना चाहूंगा, ये इसके बारे में क्यों नहीं जिक्र किया गया है कि आज हम जो डिजिटल मीडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर इसको कॉम्प्रिहेंसिव बिल अगर लेकर आना है तो आप इसके अंदर जो आज यूट्यूब चैनल्स, अध्यक्ष महोदय आपके भी शहर के अंदर कितने सारे यूट्यूब चैनल शुरू हो गए होंगे करके, अखबारों से ज्यादा अब हम फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर देख लेते हैं कि क्या खबर आई, किसी को इंटरव्यू देने का है तो हम, लेकिन क्या इसको हम रेगुलेट कर पाए? कौन ले रहा है इसकी जिम्मेदारी? क्या कोई रेगुलेशन है इसके लिए? कोई रेगुलेशन नहीं है। कोई भी उठता है, आता है कि कल के दिन मैं है तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट कर देता है। आप इसको भी इस बिल के अंदर अगर लेकर आते तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा मंत्री जी, महाराष्ट्र ने तकरीबन 20,098 पब्लिकेशंस है, जिसमें तकरीबन 7,000 महाराष्ट्र के अंदर उर्दू अखबार है। और ये अगर अखबारों को अगर जिंदा रखना है तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपकी सोच जो है वो उर्दू के ताल्लुक से, अध्यक्ष महोदय ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के अंदर हमने जबानों को भी मजहबों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। और हम ये समझते हैं, कितने ऐसे सदस्य होंगे जो पुराने
60, 70, 80 साल के कि जो उर्दू में पढ़े हैं, उर्दू लिखते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज उर्दू को एक मजहब के साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए मंत्री जी, एक शायर है, उस शायर ने उर्दू के ताल्लुक से और अखबारों की क्या हालत हो रही है, उर्दू की क्या हालत हो रही है, इकबाल अशर नाम के एक शायर ने ये पूरी जबान को किस तरीके से आज दरकिनार कर दिया गया है। एक 4 लाइन है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इकबाल अशर नाम का शायर है मंत्री जी, सुनिए गौर से। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। तासुब मतलब भेदभाव। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूं मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।